वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी 12th के स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी आज एक नए लेसन को डिस्कस करने वाले हैं। नया लेसन क्या है, हमारा डिस्कशन किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, हम इन सब पर बहुत सारी बातें आज आप सभी लोगों से करनी है। इन सभी बातों को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे दो तीन चीज़ें आपसे बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम सभी 12th क्लास के 3 लेसन को ऑनलाइन कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा पोर्शन अगर किसी में बकाया रह गया है तो उसके मैं सेपरेट वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या कम्युनिटी गाइडलाइन में मैं इस चीज़ को इन्फॉर्म कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी चीज़ बकाया है वो कब और कैसे पूरी होगी। हमने जो लेसन स्टार्ट किए थे और जो कंप्लीट कर दिए हैं उन लेसन के नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। दूसरे लेसन का नाम था तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, और तीसरा जो लेसन हमने पढ़ा था वो था सरफेस केमिस्ट्री। ये 3 लेसन हम सभी लोगों ने पढ़ लिए थे। आपको ये भी बताया था कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन से 4 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। जो तत्वों के निष्कर्षण के प्रक्रम और सिद्धांत हैं, इनसे 3 से 4 मार्क्स का आता है, और लास्ट में जो हमने जस्ट प्रीवियस कंप्लीट किया वो था सरफेस केमिस्ट्री, उससे भी 4 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो इस तरह से हम देखें तो करीब 11-12 मार्क्स का हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आप सभी लोग बोर्ड एग्ज़ाम में, प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम में इन 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन करिएगा तो मोर देन 98% क्वेश्चन आपको मेरे वीडियोस से मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों ने भी वो 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं वो बीच बीच में अपनी सुविधा के अनुसार रिवाइज करते रहा करिए। देखो, वीडियोस कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो आपके पास रखे हुए हैं, मगर अगर आप ढेर इकट्ठा करोगे, आप सोचोगे हम तो पढ़ लेंगे, वीडियोस तो हैं, तो ऐसे आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अब आप अपने दिमाग में एक टारगेट बना लीजिए कि आपको कम से कम एक वीडियो का रिवीजन रोज़ करना है। जो मैं रेगुलर वीडियो दे रहा हूँ उसके अलावा जो बच्चे बात मानते हैं, जिनको लगता है कि वो मेरी स्ट्रेटजी से चलेंगे तो वो अच्छा अचीव करेंगे, तो वो सभी बच्चे बात मानेंगे। और साथ ही साथ मैं जो वीडियो दे रहा हूँ उसके अतिरिक्त आप एक वीडियो ज़रूर रिवाइज़ करें, क्योंकि अगर आप रिवाइज़ करते रहोगे तो चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। ठीक है, नोट्स आपके पास बने हुए हैं, बनते जा रहे हैं। नोट्स भी मौका मिलने पर आप पढ़ते रहिए। जितनी चीज़ें सुनने से आती हैं उतनी चीज़ें आपको नोट्स पढ़ने से बार बार नहीं आएंगी। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि रेगुलर टॉपिक के साथ साथ कम से कम एक टॉपिक पिछला वाला ज़रूर रिवाइज़ करें। आज जिस लेसन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उस लेसन का नाम है विलयन। ये फिज़िकल केमिस्ट्री का लेसन है, भौतिक रसायन का ये लेसन है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। इससे बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। 5 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ेंगे, देखो, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये चैप्टर न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। इसमें आपसे सवालों के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब न्यूमेरिकल ज़्यादातर इसमें से पूछे जाते हैं। थ्योरी सेक्शन लिमिटेड है, जो भी है बहुत छोटा छोटा थ्योरी सेक्शन है, उसको आप जल्दी जल्दी याद कर सकते हो। आपकी सारी की सारी प्रैक्टिस किसकी है? न्यूमेरिकल की है। जितना अच्छा आप न्यूमेरिकल करोगे उतना ही अच्छा आप यहाँ पर चैप्टर को अच्छा कर पाओगे। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताता हूँ कि मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा कैसे और लगभग कितने दिन इसमें लगने वाले हैं। देखो, ऑन एन एवरेज अगर हम इसको निकालें तो लगभग हमें 20 से 25 वीडियो इसके बनाने होंगे। लगभग आधा घंटे के, 35-35 मिनट के, लगभग हम 20 से 25 वीडियो अगर हम इसके बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा उदाहरण लेते हुए, मतलब थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हुए हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर ले जाएंगे। बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। जहाँ तक मुझे लगता है तो न्यूमेरिकल हमें और भी करने चाहिए। तो पहले हम ख़त्म करते हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं धीमे धीमे वीडियोज़ को बढ़ाता जाऊँगा और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराता चलूँगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे विलयन चैप्टर को हमने किस तरीके से बांटा हुआ है। देखो, ये एक फ्लो शीट बनी हुई है, ये पूरा चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे।
आप ध्यान से इसकी स्ट्रेटजी बनाइए। मैंने आपको बोला कि आप किताब जो है वो सामने रख करके इस स्ट्रेटजी को समझिए। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है विलयन, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, जिसको हम बोलते हैं परिचय। इस परिचय में हम जानेंगे कि विलयन क्या होते हैं, विलयन क्या है, व्हाट आर सॉल्यूशंस। उसके बाद हम जानेंगे द्विअंगी, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी, एवं त्रिअंगी विलयन क्या होते हैं। त्रिअंगी या ट्राइनरी विलयन क्या होते हैं। और इसके बाद हम सीखेंगे विलायक मीन्स सॉल्वेंट क्या होते हैं और विलेय क्या होते हैं। ये वेरी इंट्रोडक्टरी थिंग है, सब आपको आती भी होगी। विलयन क्या है, द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन क्या है, और विलेय और विलायक क्या है, ये हमारा परिचय है। उसके बाद हम जानेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बोलते हैं विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार, देखो विलयनों के प्रकार हम 3 तरह से बांटते हैं। सबसे पहला है विलेय या विलयन में विलेय की, विलेय मतलब सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। दूसरा है विलायक की प्रकृति के आधार पर। तीसरा है विलेय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, ये हमारे 2 शुरुआती पोर्शन है जो आपको आना चाहिए। विलयन क्या है, विलेय क्या है, विलायक क्या है, द्विअंगी विलयन क्या है, त्रिअंगी विलयन क्या है, विलयनों को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो हमने 3 प्रकार मुख्य तौर पर बांटे कि विलेय की मात्रा के आधार पर, विलायक की प्रकृति के आधार पर, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। इसके आधार पर हम देखेंगे तो हम कई तरह से विलयनों को बांटते हैं। मतलब पहले वाला जो पॉइंट है, इसके बेस पर हम 5 टाइप से विलयनों को बांटेंगे। 5 टाइप कौन से होते हैं हम वीडियो में कवर करेंगे। जो हमारा दूसरा वर्गीकरण है, जो दूसरा टाइप होता है, जिसमें हम विलायक की प्रकृति के आधार पर लेते हैं, इसमें हम 3 भागों में मुख्य रूप से विलयन को बांटते हैं। और विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था, जो हमारा तीसरा डिवीज़न है, इसके आधार पर हम 9 भागों में बांटते हैं। तो इस तरह से इतने जो टाइप होते हैं, ये विलयनों के टाइप होते हैं। जब हम टाइप पढ़ चुकते हैं, तब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। ये है वो टॉपिक जो इस चैप्टर की पूरी जान है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जहां आपको सवाल करने हैं उस सवाल का बेसिक यहीं से शुरू होगा।
मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा इसे। इसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। देखो, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सारी विधियाँ हैं, और ये सारी विधियाँ आप सभी लोगों ने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी होंगी। उस चैप्टर का नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। अब इनमें से अधिकांश बच्चे कहेंगे सर हमने तो वो पहला लेसन पढ़ा ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको उस लेसन से इस पोर्शन को पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? मैंने इसके वीडियो बना दिए हैं और मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक उसी समय पर 11th वाले स्टूडेंट को भी ये टॉपिक पढ़ाऊँगा। ये टॉपिक कहाँ पर है? क्लास 11th का जो टॉपिक है जिसका नाम होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। ये हमारा लेसन है। ये लेसन कौन सा है? क्लास 11th का है। क्लास 11th का है, और क्लास 11th का लेसन मैं जब पढ़ाऊंगा ठीक उसी समय आपका ये टॉपिक स्टार्ट होगा। मतलब क्लास 11th का ये टॉपिक मैं जब पढ़ाऊंगा उसी समय आपको भी पढ़ना है। मतलब 11th का टॉपिक और 12th का टॉपिक क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। जो बच्चे 11th में हैं वो इसको पढ़ रहे होंगे, और जो बच्चे 12th में हैं वो इस चैप्टर के अंतर्गत ये पढ़ रहे होंगे। बात एक ही है। और वो वीडियो कौन से होंगे? वो वीडियो नंबर हैं इस लेसन में। जब हमारी प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो उसमें रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, ये चैप्टर का नाम होगा। उसमें पार्ट नंबर 20 से लेकर पार्ट नंबर 25 तक, टोटल 6 पार्ट मैंने अपलोड किए हैं। 20 से लेकर 25 तक या अपलोड करूंगा। इसमें मैंने आपको सिखाया है कि विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां कौन सी होती हैं। फिर चाहे वो द्रव्यमान भार भार संबंध हो, फिर या फिर द्रव्यमान आयतन संबंध हो, या फिर आयतन आयतन संबंध हो, नॉर्मलता हो, मोलरता हो, मोललता हो, मोल प्रभाज हो, सारी चीज़ें मैंने इन 6 वीडियो में कवर करी हैं। और जिन बच्चों ने ये वीडियो यहाँ से यहाँ तक नहीं देखना है वो आगे के एक भी वीडियो मत देखें, समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि मैंने आपको फिर बताया ये सवालों वाला लेसन है, और सवाल के लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक तो पता हो। अब नॉर्मलता आती नहीं है, मोललता आती नहीं है, मोल प्रभाज आता नहीं है, आप सोचो राउल्ट के नियम के सवाल कर लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं कर पाना। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इतना ज़रूर आप देख लीजिएगा तो आपको चीज़ें बेहतर रहेंगी। ध्यान से समझिएगा। मेरा जो फर्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इंट्रोडक्शन से लेकर और यहाँ तक कवर करूँगा। इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो होगा, फर्स्ट वीडियो तो इंट्रोडक्शन है, मतलब ये सारी चीज़ें ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो पहला लेक्चर हो गया। इसमें तो मैं बता रहा हूँ कि हम पढ़ेंगे क्या, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम लोग जब शुरुआत करेंगे तब हम बात करेंगे कि वीडियो नंबर 1 में इंट्रोडक्शन से लेकर और भौतिक अवस्था के आधार पर यहाँ तक हम वीडियो नंबर 2 में कवर करेंगे। उसके बाद वीडियो नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें क्या चीज़ आएगी? विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। ये क्लास 11th से आपको लेना है, ये मैं 12th में नहीं पढ़ाऊँगा। जैसे ही यहाँ पर मैं कवर करूँगा और जैसे ही आप ये सीख जाओगे तुरंत हम मूव कर जाते हैं नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम होता है विलेयता, जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं विलेयता। विलेयता क्या होती है पहले सीखेंगे। अब विलेयता का अध्ययन हम 2 तरह से करेंगे। ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता। जैसे शक्कर है उसको पानी में घोलेंगे तो उसको बोलते हैं ठोस की द्रव में विलेयता। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इसको, इसमें प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। जैसे शक्कर को पानी में डाला, घुल गई, हमने गर्म कर दिया तो जल्दी घुल गई, ठंडा कर दिया तो देर में घुल गई। तो इसका मतलब विलेयता में कुछ एक फैक्टर होते हैं
जो विलेयता को प्रभावित करते हैं। पहले तो सीखेंगे विलेयता क्या होती है, फिर उस विलेयता को सीखने के बाद हम सीखेंगे कि ठोस की द्रव में विलेयता होती क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। जब इसको पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे गैस की द्रव में विलेयता, अभी थी ठोस की द्रव में विलेयता, फिर पढ़ेंगे हम गैस की द्रव में विलेयता, इसमें भी पढ़ेंगे हम प्रभावित करने वाले कारक। आप ऐसे समझो, पानी है, उसमें ऑक्सीजन घुली रहती है, तभी तो मछलियां सांस लेती हैं। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को मछलियां सांस के रूप में इस्तेमाल करती हैं ना, तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं पानी में तो घुली हुई है ना। तो वही चीज़ गैस भी जल में घुलनशील होती है, तो इसको बोलते हैं गैस की द्रव में विलेयता। फिर हम देखेंगे कि गर्म करने पर, ठंडा करने पर, समथिंग कुछ एक करने पर गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम पढ़ेंगे प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। और जब हम इन कारकों को पढ़ेंगे उसी समय हम एक चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं हेनरी का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है। हेनरी का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम हेनरी के नियम को पढ़ लेंगे तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं विलेयता। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, और वो नेक्स्ट पार्ट है वेपर प्रेशर एंड फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। मतलब वाष्प दाब एवं इसे प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक आएगा। विलेयता को पढ़ने के बाद, हेनरी के नियम को तक पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वाष्प दाब एवं इसे प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब और इसे प्रभावित करने वाले कारकों को हम दो भागों में बांटते हैं। द्रव विलयनों के वाष्प दाब, जैसे एथिल अल्कोहल एक द्रव है, जल एक द्रव है, दोनों द्रवों को मिलाएंगे तो वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। तो उसको हमने बोला है द्रव विलयनों के वाष्प दाब। दूसरा हम पढ़ेंगे ठोस द्रव विलयनों के वाष्प दाब। जैसे शक्कर है, पानी में घोल दिया, तो ठोस को जल में घोल दिया, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, ठोस द्रव का विलयन। और फिर वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। तो हम वाष्प दाब क्या होता है पहले जानेंगे, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं फिर जानेंगे। तब हम बात करेंगे कि द्रव विलयनों के वाष्प दाब कैसे निकालते हैं और ठोस द्रव विलयनों के वाष्प दाब कैसे निकालते हैं। जब हम इनके वाष्प दाब का अध्ययन कर रहे होंगे तब हम एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है राउल्ट का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउल्ट का नियम, बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम का, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राउल्ट का नियम क्या है। जब हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे ठीक उसी समय हम आपको सिखाएंगे कि आदर्श विलयन क्या होते हैं। जैसे आपने पढ़ा आदर्श गैसें, उसी तरह से हम आदर्श विलयन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं ये सीखेंगे, और अनादर्श विलयन क्या होते हैं यह सीखेंगे। आदर्श विलयन क्या है और अनादर्श विलयन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो आपको बताएंगे हम कि आदर्श विलयन क्या है, कैसे निकालते हैं, अनादर्श विलयन क्या है, कैसे निकालते हैं। जितने चीज़ें मैं बता रहा हूँ हर एक पर सवाल हैं, न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल को हमें फोकस करना है। ये तो थ्योरी की एक स्ट्रेटजी है कि हम इस तरीके से इस फॉर्मेट पर पढ़ेंगे, और फिर अगर आपका कोई टॉपिक छूट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को भी इसमें कवर कर दूंगा। यहीं पर एक टॉपिक और पढ़ना पड़ता है, इससे रिलेटेड नहीं है बट यहीं पर पढ़ेंगे हम, इसको हम बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी विलयन कह लीजिए, स्थिर क्वाथी विलयन।
एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, यहीं पर सीख लेंगे। इसको पढ़ने के बाद देखो इस चैप्टर में हेनरी का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, राउल्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, आदर्श अनादर्श विलयन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इस चैप्टर की जो मेन थीम है, जहां से आने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 70% है, यहां तक की प्रोबेबिलिटी 30%, 30%, मगर बिना इसको पढ़े हुए हम बाकी का 70% पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अब हम आते हैं जहां से बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, उसके नाम होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं विलयन के अणुसंख्य गुण, विलयन के अणुसंख्य गुण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। अब बात सबसे पहले तो यही होगी, अणुसंख्य गुण कौन से होते हैं सिखाएंगे, मगर आपको यहां बता दें कि अणुसंख्य गुण 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने नाम लिख रखे हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। अब आप खुद से सोचो, वाष्प दाब कहां से स्टार्ट करेंगे, ये आप बताओ। ये अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो ये क्या समझ में आता है, नहीं आएगा आपको। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये हमारा पहला अणुसंख्य गुण है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहला कोलिगेटिव गुण है। दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो आप सबको पता है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यदि इसके क्वथनांक को ऊंचा कर दिया जाए, 102 हो जाए, 105 हो जाए, 107 हो जाए, क्वथनांक में वृद्धि हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। अब वो वृद्धि कैसे होती है, उन सब पर हम स्टडी करेंगे। वो सारी स्टडी हमारी किस जगह केंद्रित हो जाएगी, क्वथनांक का उन्नयन। उसी तरह से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या जिसको हम बोलते हैं हिमांक का अवनमन। जैसे क्वथनांक बढ़ जाता है, उसी तरह से जो जल होता है उसका हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और कुछ एक चीज़ें मिलाने से, कुछ एक परिवर्तन करने से जल का हिमांक घट जाता है, कम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अवनमन। ऊंचा करना उन्नयन और नीचा करना अवनमन। तो हिमांक का अवनमन ये हमारा थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तीसरा अणुसंख्य गुण है। उसके बाद चौथा अणुसंख्य गुण है, जिसको हम बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर, या जिसको हम बोलते हैं परासरण दाब। ये हमारा चौथा अणुसंख्य गुण है, ओस्मोटिक प्रेशर, या जिसको हम बोलते हैं परासरण दाब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम इन चारों में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, परासरण दाब। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, बट इन चारों में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो परासरण दाब होता है। जब हम आपको परासरण दाब सिखाएंगे, उससे ठीक पहले, परासरण दाब को सीखने से पहले हम आपको सिखाएंगे परासरण क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस क्या होती है, ओस्मोसिस क्या होती है। और जब हम परासरण सीखेंगे, उसी समय हम एक नया शब्द सीखेंगे, विसरण क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। तो हमारे लिए एक नया क्वेश्चन मिलेगा कि परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है, परासरण विसरण क्या है, परासरण विसरण में क्या अंतर है। उसको पढ़ने के बाद परासरण दाब क्या है, परासरण दाब कैसे निकालते हैं, परासरण दाब के सवाल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें परासरण दाब में हमारी आएंगी। और इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। और जब परासरण दाब हम पूरा पढ़ चुकेंगे, उसके ठीक बाद एक नया टॉपिक आएगा, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस, जिसको बोलते हैं व्युत्क्रम परासरण। रिवर्स ओस्मोसिस को हम शॉर्ट में बोलते हैं आरओ। आपने नाम सुना भी होगा कि जो हमारे पास पानी के फिल्टर लगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आरओ, कैंट आरओ। कई लोग प्रचार करते हैं इसका। तो जो आरओ है, रिवर्स ओस्मोसिस है, वो क्या होती है, क्यों इसका उपयोग पड़ा, ये सब चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। तो परासरण दाब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है। और जब इसको हम पढ़ लेंगे
तो हमारा मेन टॉपिक जिसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 70% तक है बोर्ड में, अणुसंख्य गुण क्या हैं, अणुसंख्य गुण कौन से हैं, और हर एक गुण का विस्तार से सवालों सहित अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम उसके बाद बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, कि IITs में, नीट में, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कई यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उन सब में यहाँ सबसे आने की प्रोबेबिलिटी है 10%, और 90% जो प्रोबेबिलिटी है वो आने की है वो है आखिरी टॉपिक से, जिसका नाम होता है एबनॉर्मल मोलर मास, जिसको बोलते हैं असामान्य अणुभार। अब असामान्य अणुभार क्या होता है ये सब हम बात करेंगे। उसी डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आएगी। असामान्य अणुभार को निकालने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ताले को खोलने के लिए जिस चाबी की ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम होता है वॉन्ट ऑफ गुणांक, जिसको हम बोलते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ गुणांक इंग्लिश में बोलते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर। और जब हम वॉन्ट ऑफ गुणांक क्या होता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर को पढ़ लेंगे, उसी से रिलेटेड 2 पॉइंट हैं जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूरा लिख लीजिएगा आप, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हैं जो इसी वॉन्ट ऑफ गुणांक से रिलेटेड हैं, और यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। ये इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जो यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, और इस सेगमेंट को पढ़ने के लिए जो बेसिक की ज़रूरत होती है वो है ये सारा सेगमेंट। और इन सारे सेगमेंट में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है तो वो है 11th क्लास का विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ, और साथ ही साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, ये सारी चीज़ें बोर्ड में पूछी जाती रही हैं। मुझे लगता है कि ये आपको स्ट्रेटजी समझ में आई होगी कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। अब आप खुद से अनुमान लगा लो कि जब हम आपको ये पढ़ाएंगे, वीडियो नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक 6 वीडियो हैं, तो वीडियो नंबर 1 और 6 वीडियो, टोटल कितने हो गए 7 वीडियो। यहाँ पर हम 3 वीडियो और डालेंगे जो इन सभी वीडियो के सवाल होंगे जो 12th लेवल पर पूछे जाते हैं, वो 3 वीडियो और जोड़ दीजिए। तो 1 वीडियो, 7 वीडियो, सॉरी 6 वीडियो, और एक साथ हो गया, और 3 और न्यूमेरिकल के हो गए, तो टोटल कितने हो गए 10 वीडियो। 10 के बाद ये एक वीडियो आएगा 11, ये एक वीडियो आएगा 12, ये और ये मिला करके 2 वीडियो चलेंगे 14, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो लगभग 20 वीडियो हमारे आ जाते हैं, जिसमें हम एक एक 2-2 न्यूमेरिकल करके अपने टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और थोड़े से सवालों को डिटेल में कर देंगे। तो बस यही वीडियो 5-6 की संख्या में बढ़ जाएंगे, तो आपको थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आने लगेंगी। तो अगर आप सभी लोग ईमानदारी से सोच लो कि हाँ हम पिछड़ेंगे नहीं, हाँ हम रोज़ का वीडियो रोज़ देख लेंगे, तो मुझे पता है कोई नहीं रोक सकता है आपको कि ये चैप्टर आपको ना आए। कई बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत सिंपल लेसन है, और कई लोग कहते हैं बहुत कठिन लेसन है। तो जो लोग सिंपल कहते हैं, कायदे से उनको लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, उनसे कह दिया जाता है लो सिंपल हो गया। मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में कितनी सिंपलिसिटी है, और सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, और हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा। देखो मैंने आपको कोलाइड का एक टेस्ट लिया था, कोलाइड का एक टेस्ट मैंने लिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें मैंने 15-16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे। कितने अच्छे क्वेश्चन थे वो, आपने देखा होगा। जिन बच्चों ने कोलाइड को पूरा पढ़ा होगा, पूरे वीडियो मेरे देखे होंगे, उनका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो उन पे ना हो रहा हो। और सारे क्वेश्चन कहाँ से थे, IIT के थे, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम के थे, या फिर AIPMT के थे, नीट के थे, सब बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन थे। ठीक वैसा ही मैं यहाँ पर भी करूँगा। आप अच्छे से पढ़िए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जो कंटेंट मैं आपको देता हूँ उस कंटेंट को मैं 15 जगह से पहले तो छांट करके आपके लिए सजाता हूँ कि मैं इतनी चीज़ें आपको दूंगा। एक चीज़ को देने के लिए बहुत मेहनत लगती है।
मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी बच्चे ईमानदारी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ चीज़ों को स्वीकारें, एक्सेप्ट करें। कमियां रह जाती हैं, मैं कोशिश पूरी करता हूं कि कमियों को दूर करता चलूं, मगर कई कमियां हैं जो तुरंत दूर नहीं हो पाती हैं, बट टाइम टू टाइम वो दूर हो जाएंगी। मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराने की कोशिश करूंगा। आप सभी बच्चे सवाल को पहले आप देखा करो, समझा करो कि किया कैसे, अप्रोच क्या है, और फिर उस अप्रोच के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। इस किताब को आप अगर बगल में रखे हुए हैं तो थोड़ा सा देखिए कि कम से कम 50-100 क्वेश्चन होंगे, 50 और 100 क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर पर आधारित, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे जो आप करेंगे तो आप कर तभी पाएंगे जब आपको अप्रोच आता होगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अप्रोच सीखिए, करने का तरीका सीखिए, सवालों को रटिए मत। जितना अच्छे तरीके से आप करना सीख जाओगे ना, आप फटाफट कर लोगे। मेरी आदत है कि मैं आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेते हुए एक टेस्ट ज़रूर बनाऊंगा। इसका भी मैं एक टेस्ट बनाऊंगा जो मैं यूट्यूब पर ही अपलोड करूंगा। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन में जोड़ जाड़ के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप सभी लोग बस नियमित रूप से देखिए, और आज आप ये प्रण कर लीजिए कि इस चैप्टर में आपको पिछड़ना नहीं है। वैसे तो मैं रोज़ सुबह 8 बजे अपना वीडियो देता हूँ, जो भी बच्चे 8 बजे देख सकते हैं वो देखते हैं। रेगुलरिटी 8 बजे की बना ले तो सबसे अच्छा है। फिर भी कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स का मोबाइल रहता है, वो सुबह काम पर चले जाते हैं समथिंग, तो वो जब भी देखना चाहें, मगर रोज़ का वीडियो कृपया करके रोज़ निपटाते चलेंगे तो आपको ढेर इकट्ठा नहीं होगा। और मैं आपको फिर बोल चुका हूँ, एक वीडियो का रिवीजन करिए। एक वीडियो का रिवीजन आप करेंगे तो आप अपने में कंफर्टेबल फील करेंगे। कभी भी सोच लीजिए, कोई भी चीज़ उठा करके देख लीजिए कि हाँ आज मुझे ये पढ़ना है, ठीक है, पढ़ के देखिए। बेटा जितना आप पढ़ोगे उतना आपको आगे बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि एक एजुकेशन ही एक ऐसा मीन्स है, एक ऐसा माध्यम है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। खैर, मर्जी आपकी है, पढ़ना आपको है, मेरा काम है मोटिवेट करना, पढ़ाना और स्तरीय लेवल पर चीज़ें आपको देना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी इस मुहिम में शामिल होइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप इसको सर्कुलेट किया करिए, अच्छे तरीके से लाइक कमेंट शेयर कीजिए तो अच्छा लगेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतना अच्छा कंपटीशन होगा, उतना अच्छा आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि ये सारे बेसिक्स हैं, कहीं नहीं मिलता है। मैंने आपको फिर बताया था कि आप कोई भी पहले चैप्टर उठाइए, कोई भी चैनल उठा करके देख लीजिए। अगर किसी भी चैनल वाले ने व्यवस्थित पढ़ाया हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। आप इस चीज़ को ध्यान से रखिए, जो आपको देता हूँ वो बहुत मन से, बहुत दिल से देता हूँ, बस आप उसको लेते चलिए और रेगुलरिटी बनाए रखिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। कल से नेक्स्ट वीडियो में अब मैं इस चैप्टर के पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट कर दूँगा। थैंक यू।